हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव मैथ्स पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज हम मेंसुरेशन का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। मेंसुरेशन का पार्ट सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। मेंसुरेशन का पार्ट सेकंड। बहुत शानदार तरीके से हम मेंसुरेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी मुझे उम्मीद है। हमने कल पार्ट फर्स्ट में क्या क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हमने पार्ट फर्स्ट में रेक्टेंगल और स्क्वायर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ली थी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है उसके बारे में जानकारी ली थी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। कुछ रेक्टेंगल के बारे में मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल में क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं कि एक रेक्टेंगल पार्क है, उसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ हो तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं। उसके अंदर रास्ता बना हुआ तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बीचों बीच लेंथ और ब्रेथ के पैरेलल्स 90 डिग्री बनाते हुए रास्ते बने हुए हों तो हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी इस बात को बता दिया है कि मेंसुरेशन में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं वही करेंगे। हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इस बात क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि हाँ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। दूसरी बात, मैं एकदम स्टार्टिंग से ही बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले छोटे लेवल के फिर उससे बड़े लेवल के कराऊंगा, ठीक है ना। आपको फिर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, अभी मैं बच्चे कुछ कहते हैं कि भैया थोड़ी क्लास लेंथी लो, थोड़ी बड़ी क्लास लो। मैं आपको बताऊँ बड़ी क्लास में आप एक तो बोर बहुत जल्दी हो जाओगे अगर मैं बड़ी क्लास लूँगा। दूसरा, आप इस बात से बेफिक्र रहो कि जो मैं 20 मिनट के 25 मिनट की क्लास भी ले रहा हूँ ना, अगर ऑफलाइन पढ़ाऊँ मैं उसे तो ऑफलाइन उसी चीज़ को मैं 20-25 मिनट में आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी चीज़ को 1.25 घंटे में पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि 20 या 25 मिनट की क्लास में आप 1.25 घंटे का कंटेंट ले रहे हो, 1.25 घंटे की पढ़ाई ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। आप ये मत सोचो कि 20 मिनट की क्लास मत देखो, ये देखो कि 20 मिनट में पढ़ाया क्या गया है, ठीक है ना। आप देखना किसी भी ऑफलाइन क्लास में जाके देखना कि जो मैंने मेंसुरेशन में फर्स्ट क्लास में पढ़ाया क्या वो फर्स्ट क्लास में 1 घंटे में इतना पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आज मैं कुछ रेक्टेंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना। और भैया पढ़ने वाले बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि तभी मज़ा आएगा, है नहीं। अगर किसी को मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस गलती का सुधार करूँगा, ठीक है। और अगर इफ़ेक्टिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। और भैया कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियो को। भैया आपको वीडियो जाने का पता नहीं चल पाने का जब तक आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब के बराबर में घंटी का साइन होता है, जब तक आप उसे प्रेस नहीं करोगे ना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाने का है। वीडियो कब अपलोड होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बराबर में बेल आइकन होती है, घंटी का साइन होता है, उसे प्रेस कर लेना, आपको जो है हर नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है ना। ओके, और टाइम निकाल के वीडियो को देखा करें, ये नहीं कि एकदम आया नोटिफिकेशन आया उसको 10 सेकंड बाद फिर बंद कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उस चीज़ से, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। चलो मैं पढ़ाता हूँ भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैं बात बहुत कम करता हूँ, आज मैंने काफ़ी बात कर ली है। देखो भाई क्वेश्चन फर्स्ट ये लिख रहा है भैया आपके सामने कि एक आयत है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, इस बात से मैं समझा दूंगा, आप समझ भी जाओगे कि एक आयत है उसमें लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ 3:2। एक आयत है उसमें लेंथ और ब्रेथ का, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। जब भी अनुपात से हम चीज़ें बाहर निकालते हैं तो एल एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, एक वेरिएबल लगा देते हैं। L = 3x और B = 2x मैं बोल सकता हूँ कि L = 3x और B = 2x है, यानी आयत की लंबाई 3x और चौड़ाई 2x है, ठीक है। वो कह रहा है अगर उसका परिमाप 20 हो, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप मैंने आपको कल लिखवाया था 2 × L + B = 20। परिमाप उसने 20 दे रखा, हमने परिमाप का फॉर्मूला लगा तो 2 × L + B 20 रख दिया बेटा। L की जगह मैं 3x पुट कर दूंगा, B की जगह 2x, 3x + 2x 5x, 5 × 2 = 10x, 10x = 20, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई ना।
तो इसकी लेंथ कितनी है 3 2 जा 6 और ब्रेथ कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4। वो एरिया पूछना चाह रहा, देखो यार क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 चौके 24, क्षेत्रफल क्या होगा भैया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, बिल्कुल बेसिक, इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं बन सकता रेक्टेंगल का। मैं आपको बता दूं भैया, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है, परिमाप दिया उसने, क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब तक क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हम किसी भी तरीके, जब तक एल और बी नहीं मिल जाएं, ठीक है ना। तो एल और बी हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट एल और बी की वैल्यू निकालना हमारा मकसद था, हमने एल बी की वैल्यू निकाल के एरिया एल इंटू बी में पुट कर दिया, आंसर आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा है आपके सामने, किसी वर्ग का क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। किसी वर्ग का क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। मैंने आपको कुछ कल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, मतलब रेक्टेंगल के फॉर्मूले बताए थे। मैं आपको हल्का सा वर्ग के बारे में बता देता हूँ, सभी लोग जानते होंगे। जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है इतना अज्ञानी नहीं है कि वो इस चीज़ को नहीं जानता होगा, और जो नहीं जानता मैं उसे बता देता हूँ। वर्ग ये होता है भैया जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है ना, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। अगर भैया ये साइड हमारी ए है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर बोल सकता हूँ या ए स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है ना। भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूँ, पेरीमीटर की बात करता हूँ, परिमाप क्या होता है भैया इसका, परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप। तो 4a है भैया, तो 4a हो जाएगा इसका परिमाप, ओके। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, दिख रहा है ना। अगर मैं इसके विकर्ण की बात करता हूँ, ये दिख रहा है ये वाला। अगर मैं इसके भैया विकर्ण की बात करता हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ भैया मैं इसे, तो इसका विकर्ण क्या होगा, भुजा गुणा रूट 2, भुजा गुणा रूट 2। अगर वर्ग के विकर्ण की बात करूँ, ये विकर्ण होता है ना भैया, तो इसका विकर्ण क्या होता है भैया, भुजा गुणा रूट 2, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना इस चीज़ को। वो कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, मैं इसी वर्ग की बात कर लेता हूँ। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जी, ए स्क्वायर होता है भैया। इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर। इसका किसके साथ अनुपात बताना है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताओ। उसके विकर्ण पर खींचे यानी विकर्ण पर एक वर्ग खींचना इस तरीके से जी, विकर्ण पर एक वर्ग खींचना इस तरीके से जी। तो इस वाले पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का, पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का जो विकर्ण पे खींचा गया वर्ग है उसके साथ अनुपात बताना है। तो इसकी भुजा मेरे पास ए है, लेकिन इसकी भुजा जब तक मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल तो बताने से रहा, तो मुझे इस वाले वर्ग की भुजा चाहिए। तो इस वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी, ये जो हमें पहला जो वर्ग दिया है इसका विकर्ण इसकी भुजा है ना, तो इसका विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणा रूट 2। अभी मैंने आपको लिखवाया भुजा गुणा रूट 2 वर्ग का विकर्ण होता है किसी का भी। तो इसका क्या होगा भैया, ए है तो इसका हो जाएगा ए गुणा रूट 2, भुजा इसकी ए है ना, तो ए गुणा रूट 2 ये भी होगा, ए गुणा रूट 2 ये भी होगा, ए गुणा रूट 2 ये भी होगा, ठीक है ना। तो इसका वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा जी, भुजा का स्क्वायर यानी ए रूट 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा 1:2। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा 100% वो एग्जाम में आए हुए होंगे, इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जरा। आप बस मुझे पहले एक बात बताना, ध्यान से एक बात बताना, ध्यान देना जरा। मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ भैया, वर्ग की, वर्ग के क्षेत्रफल की अगर भैया मैं बात करता हूँ तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। और साइड का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल सदा या तो मीटर स्क्वायर में मापा जाता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में मापा जाता है। मैंने कल आपको इस चीज़ को बताया था कि क्षेत्रफल की यूनिट या तो मीटर स्क्वायर होती है या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल या तो मीटर स्क्वायर में नापा जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाएगा।
वर्ग का परिमाप किस में नापा जाता है जी? वर्ग का परिमाप जो नापा जाता है भैया वो या तो मीटर में नापा जाता है या सेंटीमीटर में नापा जाता है। आप इस बात को अच्छे से समझते हो। अगर मुझे वर्ग के क्षेत्रफल गिवन हो, वर्ग का क्षेत्रफल गिवन हो और मैं वर्ग के परिमाप पर आना चाहता हूँ, ध्यान देना मैं क्या कहने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर मुझे वर्ग का क्षेत्रफल दिया है जी और परिमाप में आना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दूंगा जी मैं, ठीक है ना। और इसमें दो वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे, दो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है जी। मैं एक एग्जांपल लूँगा अभी। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 2 डायमेंशन वाली चीज़ से 1 डायमेंशन वाली चीज़ पर आना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, अंडर रूट कर दूँगा, क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दूँगा तो 1 डायमेंशन पर आ जाऊँगा ना। तो एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया हुआ है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ क्या एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अनुपात 225:196 हो तो उनके परिमाप में क्या अनुपात होगा, ठीक है ना। अगर दो वर्ग के क्षेत्रफल गिवन हैं, उनका अनुपात गिवन है और परिमाप पे आना चाह रहा हूँ मैं, तो क्षेत्रफल 2 डायमेंशन होता है और 1 डायमेंशन पे आना चाहता हूँ मैं, तो परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप मैंने मान लिया P1 है, दूसरे वर्ग का परिमाप P2 मान लिया मैंने, पेरीमीटर P1 और दूसरे वर्ग का परिमाप को P2, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा अंडर रूट पहले वर्ग का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के इक्वल। पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है कि 225, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 196। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो 15/14। तो इनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा, 15/14 यानी 15:14 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को आप समझ सकते हो। अगर पेरीमीटर का हमें रेशो दिया है, अगर हमें पेरीमीटर का रेशो दिया और वो एरिया का पूछ रहा है तो फिर क्या कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे हम। सपोज करो अगर हमें दो वर्गों के क्षेत्र परिमाप का रेशो दे रखा है, उसने 15:14 दे रखा है जी, 15:14 दे रखा है और वो एरिया का रेशो पूछ रहा है कि भैया एरिया का रेशो बताओ, तो क्या करेंगे, एरिया का रेशो क्या होगा, अब इनका हम पेरीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर दिखेगा, इधर दिख रहा है यहाँ पे भैया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को कि अगर भैया मुझे पेरीमीटर का रेशो दिया है, पेरीमीटर चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर का रेशो दे रखा है 5:6 और वो कह रहा है एरिया का रेशो बताओ जी। तो एरिया का रेशो क्या होगा, एरिया का रेशो हो जाएगा पेरीमीटर के रेशो का स्क्वायर यानी 25/36। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर है, यानी वर्ग की बात चल रही है, उसका क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर दिया, 25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर दिया, ठीक है, 25 वर्ग किलोमीटर दिया जी, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो स्पीड जो है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इतनी की स्पीड से एक पार्क पर कोई बंदा दौड़ रहा है। सपोज करो यहाँ से उसने दौड़ना स्टार्ट किया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस बंदे ने स्टार्ट किया दौड़ना, और क्षेत्रफल 25 किलोमीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया तो साइड कितनी होगी, फिर 5 ना होगी, यानी साइड 5 किलोमीटर होगी जी। कितनी होगी भैया, साइड 5 किलोमीटर है जी, ठीक है, यानी 5 किलोमीटर, हर एक साइड 5 किलोमीटर। तो वो ये कह रहा है कि भैया एक बंदा यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और दोबारा से यहीं तक आने में, सपोज करो इस पॉइंट को मैं ए मानूँ, ए पॉइंट से चला, ए पॉइंट तक आने में उसे कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा बेटा,
ठीक है ना। तो इसका मतलब उसने ये देखो कितनी दूरी तय की है, तो 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20 किलोमीटर उसने दूरी तय की है। तो समय निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, समय निकालने के लिए मुझे दूरी चाहिए और मुझे चाल चाहिए। तो दूरी मुझे कितनी कवर करनी है भैया, 20 किलोमीटर दूरी मेरे को कवर करनी है जी, 20 किलोमीटर दूरी मुझे कवर करनी है। और स्पीड कितनी मेरे पास, 3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास स्पीड है जी। यानी टाइम किस में निकल आएगा, घंटे में निकल आएगा, है नी। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 6 18, 6 से ही 2/3 आवर इतना टाइम उसे कवर करने में लग जाएगा, ठीक है ना, एक चक्कर पूरा करने में लग जाएगा। या मैं ऐसे बोलूँ 6, देखो 2/3 का मतलब 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 दूनी 40, यानी 6 घंटे तो कंप्लीट और 40 मिनट, यानी उसे एक चक्कर कवर करने में मतलब 20 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ रास्ता बनाया जाए तो उस रास्ते का एरिया क्या होता है, मैंने कल आपको लिखवाया था। उस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। लंबाई और चौड़ाई का रेशो दिया है 7:4। भाई देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन चाहो तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ ओनली, ठीक है, टाइम लगेगा लिखने में, आप समझते हो इस चीज़ को। उसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया गया है जो 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है ना, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है जी, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है जी। एक आयताकार पार्क है, उसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। आयताकार पार्क की लेंथ हमें 7x और 4x दी है, रेशो में दी है ना, तो उसको रेशो को हटाने के लिए, अनुपात को हटाने के लिए एक वेरिएबल ऐड करते हैं, उसमें एक वेरिएबल लगाते हैं, ठीक है ना। 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया भैया उसने, क्या बनाया, 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ठीक है। अगर किसी ने कल मेरी क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या लिखवाया था, ठीक है। तो वो कह रहा अगर रास्ते का क्षेत्रफल उसने गिवन है, रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है 416 वर्ग मीटर। अगर रास्ते का क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर हो तो उस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, सॉरी उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी, 28, 14, 15, 16। ऑप्शन है भैया 28, 14, 15, 16। उस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी भैया, क्वेश्चन में पूछ रहा है। कितने मिनट के, अब देखो सुनो ध्यान से जरा इस बात को, इसमें ये पूछ रहा है कि भैया रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। रास्ते का क्षेत्रफल गिवन है, उसने रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो मैंने लिखवाया उसकी बात कर लेना। रास्ते का क्षेत्रफल अगर बाहर बनना हो तो मैंने लिखवाया फॉर्मूला कल आपको, 2x L + B + 2x इज इक्वल टू L + B + 2x इज इक्वल टू उसने 416। अब देखो यहाँ पे मैंने चौड़ाई भी 2x ही मान ली थी, है नी। एक काम करो आप रास्ते की चौड़ाई 2k मान लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर L में k 2x मान रखा है नी, तो मैं यहाँ पे k मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो 2k की जगह कितना है, रास्ता कितने मीटर चौड़ा है, 4 है जी। L कितना मेरे पास 7x है जी, और B कितना मेरे पास 4x है, और बिल्कुल यहाँ पे 2 × 4 8 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 416। 2 चौके 8, 8 से इसको जब मैं काटूंगा 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 7 4 11, 11x 8 जब इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो जब इसमें सब्ट्रैक्ट 8 जाएंगे तो 11x इक्वल टू 44 आ गया जी। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 4, x की वैल्यू 4 आ गई ना, यानी उसकी लेंथ 28 और ब्रेथ कितनी है उसकी, 4 चौके 16, तो उसकी ब्रेथ ही पूछ रहा है वो, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो रास्ते का क्षेत्रफल ना पूछ के वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई रास्ते का क्षेत्रफल इतना हो तो उसकी लंबाई या चौड़ाई बताओ, कुछ भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और शेयर करना ना भूलें। जिसने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया वो सब्सक्राइब करें, तभी पढ़ने का मज़ा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
शानदार सा क्वेश्चन लिखते हैं जी एक और। चलो मैं आज तुम्हें थोड़ा समचतुर्भुज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। और हम जो है मैंने आपको जो है क्वाड्रिलेटरल में 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। क्वाड्रिलेटरल में मैंने अभी क्वेश्चंस कराएंगे अभी बेटा इसके, नहीं ये मत परेशान होने कि 4-5 क्वेश्चन करा के बस खत्म कर दिया रेक्टेंगल स्क्वायर को। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी कराएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे टाइप हैं इसके। क्वाड्रिलेटरल में मोस्टली स्क्वायर, रेक्टेंगल और एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, इन 3 पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज पे इतना अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, लेकिन मैं उसको भी कराऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है, उसे ही बताऊंगा मैं। आज मैं समचतुर्भुज के बारे में हल्की सी जानकारी दे दूं, ठीक है ना, फिर उस पर क्वेश्चन जो आएंगे मैं आपको कराता चलूँगा से, ठीक है। समचतुर्भुज के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ इसमें। समचतुर्भुज रोम्बस, ठीक है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है ये स्क्वायर का तिरछा रूप, स्क्वायर की तिरछी फॉर्म रोम्बस होती है। स्क्वायर की तिरछी फॉर्म रोम्बस। 11 मिनट। रोम्बस की तिरछी फॉर्म क्या होती है भैया? वर्ग की तिरछी फॉर्म रोम्बस होती है। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं, तो इसकी भी चारों होती हैं, यस, इसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, चारों भुजा इसकी बराबर होती हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ऑल साइड इक्वल होती है जी, ऑल साइड इक्वल होती हैं, यस होती हैं जी। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जी, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होते हैं नहीं, यस होते हैं। थर्ड बात, तीसरी बात, अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे। जब ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगी, इसकी नीड ही नहीं है, ठीक है ना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यस, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी इसके जो विकर्ण होते हैं क्या एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? तो यस करते हैं भैया, इंपॉर्टेंट है ये वाले। डायगोनल जो होते हैं समचतुर्भुज के वो बिल्कुल समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। मैंने कल आपको एक बात बताई थी, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो उसमें 4 त्रिभुज बनते हैं, उन चारों त्रिभुज का एरिया इक्वल होता है। चारों त्रिभुज का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, इस बात को आप याद रखेंगे, ओके। क्या इसकी साइड्स पैरेलल होती हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस, अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती है। CD पैरेलल AB और AD पैरेलल BC। इस बात का आप लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। और भैया अब मैं इसके एरिया की बात कर लेता हूँ, है ना। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप कुछ पढ़ लो, ठीक है। देखो रोम्बस का एरिया क्या होता है, चीज़ को ध्यान से समझना भी इस चीज़ को। इसे मैं अब की बार पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। एरियस का क्या होता है भैया? एरिया होता है इसका 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 D1 गुणा D2, मतलब पहले डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। D1 का मतलब पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना। आप कैसे भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। अगर भैया इसे मैं D1 मानूँ, इसे D2 मानूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसे D1 मानूँ, इसे मैं मान लेता हूँ, चलो पॉइंट ABCD। अगर मैं AC को D1 मानूँ बेटा, AC को D1 मानूँ और BD को मैं D2 मानूँ, ठीक है। तो मैंने अभी 1 मिनट पहले ये बताया कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। तो अगर मैंने इसे D1 माना है, स्मॉल में मान लो यार D1, और इसे D2,
अगर मैंने इसे d1 माना तो ये d1/2 हो जाएगा और ये d1/2 हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला d2/2 हो जाएगा और ये d2/2 हो जाएगा, है नहीं। और मैंने आपको यही बताया कि सम विभाजित भी करते हैं और 90 डिग्री इसके एंगल बनते हैं। ये भी 90 बनेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन O मान लूँ फिलहाल, है नहीं, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे कि 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं? 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। और 4 समकोण त्रिभुज में देखो मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC की मैं OBC की बात कर रहा हूँ। त्रिभुज OBC में अलग निकाल दे रहा हूँ। ये 90 बनना है जी। 90 के सामने वाली साइड BC है, जिसे मैं B मान लेता हूँ, इसे C मान लेता हूँ, इसे O मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो OB कितना है? D2/2 और OC कितना है भैया? D1/2। तो अगर मुझे ये साइड मिल जाए तो मैं कह दूँगा कि मुझे रोम्बस की साइड मिल गई, डायगोनल की फॉर्म में मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ मैं, तो यस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं हम। तो ये बन के आएगी भैया D1² अपॉन BC के स्क्वायर है, या A² बोल सकता हूँ मैं, इसे साइड बोल रहा हूँ भैया A, है नहीं, A बोल दिया मैंने। तो A² इज इक्वल टू लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। तो D1 का स्क्वायर D1² और 2 का स्क्वायर 4, D2 का स्क्वायर D2² अपॉन 4 A²। अगर 4 एलसीएम लेके इधर भेज सकता हूँ ना मैं, तो ये आ जाएगा D1² प्लस D2², 4 एलसीएम लेके इधर पहुँच गया, इज इक्वल टू 4A²। तो ये हमारे एक रिलेशन बन के आया है डायगोनल और समचतुर्भुज की साइड में। डायगोनल और समचतुर्भुज की भुजा में एक रिलेशन बन के आया, क्या जी, कि D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4A², ठीक है। अगर इसका यूज़ कहाँ करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका यूज़ कहाँ करेंगे? सपोज करो भैया हमें एक साइड दे दीजिए, हमें रोम्बस की, समचतुर्भुज की हमें एक साइड दे दी, उसने एक डायगोनल दे दिया और एरिया पूछ लिया। तो डायगोनल भैया दोनों की हेल्प से निकलेगा। जब तक मुझे दोनों डायगोनल का एरिया नहीं पता होगा तब तक मैं एरिया नहीं निकाल सकता। तो मैं एक इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से दूसरा डायगोनल निकालूंगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना आप? इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है कि D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4A² होता है किसमें? रोम्बस में। किसमें? समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में D1² प्लस D2² इज इक्वल टू 4A² होता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना। इसका आप यूज़ करूँगा मैं तो आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं रोम्बस के 1-2 क्वेश्चन लेता हूँ भैया, ठीक है, ध्यान समझना भी जरा। समचतुर्भुज का, उस समचतुर्भुज का एरिया बताओ, का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 10 मीटर, जिसकी भुजा 10 मीटर हो तथा एक विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो, ठीक है ना। ये चीज़ पूछ रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 10 मीटर हो और तथा एक विकर्ण की उसमें लंबाई 12 मीटर हो। तो मैं समचतुर्भुज बनाता हूँ, ध्यान समझना इस चीज़ को। मैंने समचतुर्भुज बनाया, ये समचतुर्भुज है जी ABCD, ये लो जी। देखो एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, तो एरिया होता है जी 1/2 D1 गुणा D2। जब तक मुझे दोनों डायगोनल का पता नहीं होगा मैं क्षेत्रफल नहीं निकाल सकता। उसने मुझे एक डायगोनल तो दे रखा है, एक विकर्ण तो दे रखा है, तो किसी तरीके से मुझे दूसरा विकर्ण निकालना है, ठीक है ना। ये समझो मेरे को आप D1 दे रखा है उसने, तो D2 हमें फाइंड करना है। D2 फाइंड हो जाएगा तो मैं इसमें रख दूंगा, आंसर एरिया निकल के आएगा, ठीक है। अब आप ये सोचो कि भैया उसने एक 12 दिया है तो मैं इस वाले को 12 मान लेता हूँ, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा, है नहीं।
क्योंकि विकर्ण जो समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। तो 12 दिया है AC 12 दिया है, तो ये 6 होगा, ये 6 का समद्विभाजित हो गया। और भुजा कितनी दी है उसने? 10 मीटर दी, 10 मीटर उसने भुजा दिए, 10 दिए ना सब ये। तो आप इस बात को समझते हो, अच्छे से समझते हो इस बात को, आप लोग इस बात को आप अच्छे से समझते हो कि भैया ये समकोण त्रिभुज बनना है जी। समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस 10 दे रखा है, लंब 6 दे रखा है, तो आधार कितना हो जाएगा? 8 ना हो जाएगा? 6 8 10 ट्रिपलेट